अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जब हम लोगों ने किसी एटम में से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो जो एनर्जी हमें जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है कि जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोगों ने जिस एनर्जी से हम लोगों ने उस एटम को निकालना होता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब हम लोग फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। The magnitude of the ionization energy of an element depend upon the following factors। तो सबसे पहले हमारे पास पहला फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? द ग्रेटर द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ग्रेटर द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। मोर डिफ़िकल्ट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके लिए फॉर दिस रीज़न द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ विद एन इंक्रीज़ इन द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितनी जल्दी से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी मतलब हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। कि ये फैक्टर भी आयनाइजेशन एनर्जी पर अफेक्ट करता है, कि जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को एटम में से रिमूव करना मुश्किल होगा, और इसी तरह से हमें एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और हमारा आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम ही यूज़ होगी। फिर उसके बाद आप लोगों का सेकंड नंबर पे आता है साइज़ ऑफ एटम और आयन। जो साइज़ ऑफ एटम है या साइज़ ऑफ आयन है, तो वो भी बड़ा डिपेंड करता है, और जितना बड़ा एटम का साइज़ होगा उतनी मीन्स के साइज़ ऑफ एटम जो है ना न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। देखें, in bigger atom force of attraction between the nucleus and outermost shell is weaker, therefore the ionization energy decreases as the size of atom increases। देखें, जैसे कि हम लोगों के पास एटम्स हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तीन हमारे पास एटम्स हैं। लिथियम का साइज़ सबसे छोटा, उससे बड़ा सोडियम का, उससे बड़ा पोटेशियम का। मीन्स के लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, तो लिथियम सबसे छोटा है मतलब, और सोडियम उससे बड़ा है और पोटेशियम उससे बड़ा है। तो लिथियम सबसे छोटा है ना, तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जैसे कि हमारे पास लिथियम है, ये छोटा है हमारे पास, तो इसका जो वैलेंस शेल है ना वो भी पास ही होगा, जिसकी वजह से उसकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, और इसी वजह से जो लिथियम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में ज़्यादा करीब होंगे, जिसकी वजह से साइज़ ऑफ एटम छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर पोटेशियम जैसे
पोटेशियम में साइज़ ऑफ एटम बड़ा है, मीन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मीन्स के नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने ज़्यादा दूर होंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो हमने निकालने हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितनी दूर होंगे ना उतनी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि इसके सामने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे इनके सामने, जिसकी वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स की तो न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो बड़े साइज़ के एटम्स हैं उनमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन्स उसी मीन्स के कम एनर्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकेंगे। मीन्स का आयनाइजेशन एनर्जी कम भी होगी ना, हम फिर भी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होती है, आप लोग यहाँ साइड पर लिख भी सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट एक शेल में, एक एटम में क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहलाती है। तो हमारे पास ना 3 तरह की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती हैं। कंप्लीट फील्ड, मीन्स के फुली फील्ड भी कह सकते हैं, कंप्लीट फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड। कंप्लीट फील्ड में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल कंप्लीट होती है। मतलब कि जैसे हम लोगों के पास है ना इलेक्ट्रॉन के नंबर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल कंप्लीट फील्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन और स्टेबल होता है। जैसे कि हमारे पास एक एटम है और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के एक और शेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि वो कंप्लीट फील्ड है। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो कंप्लीट फील्ड है पी के पास। हाफ फील्ड में अगर पी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाफ है ना, तो हाफ फील्ड मतलब कि थोड़ा लेस स्टेबल है। पी है हमारे पास मोर स्टेबल, क्योंकि इसके पास 6 के 6 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं, और P3 ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसके पास थोड़े हाफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन पार्शियली फील्ड भला क्या होता है, या तो P के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो P के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या तो P के पास 3 तो वो हाफ फील्ड हो जाएगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या P के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मोर और लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मीन्स के इक्वल नहीं है, कि कंप्लीट फील्ड में 6 होते हैं और हाफ फील्ड में 3 होते हैं, तो ये दोनों इससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंप्लीटली फील्ड होते हैं, उससे कम स्टेबल हाफ फील्ड होते हैं, और सबसे कम स्टेबल पार्शियली फील्ड होते हैं। तो जो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है हम पहले उसको पढ़ लेते हैं। It is observed that half-filled and completely filled orbitals are stable। कि जैसा कि हम लोग को पता चला है कि जो completely filled और half-filled electrons हैं वो stable होते हैं। मतलब जो complete filled है और half-filled है ये stable होते हैं। Therefore, the ionization energy is higher when an electron is removed from a fully filled and half-filled subshell। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है अगर हम लोगों ने किसी फुली फिल्ड एटम में से और हाफ फिल्ड एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, क्योंकि वो बिल्कुल स्टेबल हैं आपस में अपने न्यूक्लियस के साथ, और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ बिल्कुल स्टेबल है। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी उतने हैं जितने उन्हें चाहिए, उससे ना ज़्यादा चाहिए उन्हें, ना उन्हें उससे कम चाहिए, तो वो बिल्कुल स्टेबल है। तो अगर हम उनमें से एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे तो वो होगा ना कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो अनस्टेबल क्यों होना चाहेंगे। तो जब हम उनसे लेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कि जैसे कि हम लोग कोई बिल्कुल स्टेबल है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई इंसान बिल्कुल स्टेबल है, उसके पास जो कुछ है, तो अगर हम लोगों ने उससे
को उसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेने हो तो वो ये कहेगा ना कि मैं स्टेबल हूँ, मुझे अनस्टेबल नहीं होना, और ना ही उसने इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो इसीलिए हमें उससे वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए ना हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब हमारी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। समझ आ रही है? फिर उन्होंने एग्जांपल दी है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। नोबल गैसेस के पास सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इट इज़ ड्यू टू हाईली फुली स्टेबल फील्ड ऑफ शेल्स, मतलब कि NS2 NP6 नोबल गैसेस। N का मतलब है नोबल गैसेस और S का मतलब S ब्लॉक सब शेल, P का मतलब P ब्लॉक सब शेल। इतना आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो ये देखें, इनके पास P की वैल्यू भी 6 है पूरी और S की वैल्यू भी 2 की 2 पूरी है, मतलब ये फुली फिल्ड हैं शेल्स। इनके पास जो शेल्स हैं फुली फिल्ड हैं, तो ये बिल्कुल स्टेबल हैं और इन लोगों को ना इलेक्ट्रॉन अपने देने हैं और ना ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई पंगा ले या कोई इनसे इलेक्ट्रॉन ले। तो जब हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेंगे ना, इनके शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी ना हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। हमारे अंदर जितनी ताकत होगी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ये फुली फिल्ड है, ये स्टेबल है। तो जो फुली फिल्ड है वो स्टेबल होते हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन ड्यू टू हाफ फिल्ड सबशेल ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ना कम होती है जबकि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। भला क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है हाफ फिल्ड सबशेल। हाफ फिल्ड सबशेल मतलब ये स्टेबल है। हाफ फिल्ड सबशेल मतलब ये स्टेबल है और इसको ना ये भी बिल्कुल स्टेबल है। नाइट्रोजन कैसे स्टेबल है आप लोग देखें, 1s2 2s2 और 2px1 2py1 2pz1। ये देखें, हम लोगों ने क्या कहा था, यहाँ पर मैंने लेस स्टेबल लिखा है कि P6 से लेस स्टेबल है, वरना और तो ये हाफ फिल्ड सबशेल भी स्टेबल होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास P3 होने चाहिए, P की वैल्यूज़ 3 होनी चाहिए हाफ फिल्ड सबशेल में, तो ये स्टेबल होगा। तो देखें इसके पास S की वैल्यू भी 2 है, इधर भी S की वैल्यू इसके पास 2 है, लेकिन P की वैल्यू देखें 1 2 3 है, मतलब ये हाफ फिल्ड है। क्या है ये? हाफ फिल्ड, मतलब कि ये स्टेबल है। हाफ फिल्ड मतलब ये तो स्टेबल है। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 के 7 में से मतलब ये बिल्कुल स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये पहले का ही स्टेबल है। हमें जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे 2pz वाला इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है, लेकिन ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की तरफ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसे निकालने के लिए। हमारे अंदर जो ताकत है, हमें ज़्यादा ताकत चाहिए होगी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जबकि ऑक्सीजन है पार्शियली स्टेबल। ऑक्सीजन क्या है? पार्शियली स्टेबल है। पार्शियली स्टेबल मतलब या तो इसके पास P की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 5 होगी। तो यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन की वैल्यूज़ 8 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। इसके पास 1s2 2s2 तो है, लेकिन जो 2p6 है ना वो 6 नहीं है। आप लोग देखें 2 3 4, इसके पास P की वैल्यू 4 है। 4 मतलब ये पार्शियली स्टेबल है, इसीलिए इसके अंदर से इसका मतलब ये लेस स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। तो इसका मतलब हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो हमारे लिए आसानी होगी। ये ज़्यादा अनस्टेबल है ना, तो हमारे लिए आसानी होगी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आई होप कि समझ आ चुका होगा। फिर इसके बाद आप लोगों के पास आता है शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट में होता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं किसी के सामने ढाल बन जाना, रास्ता रोक देना या दीवार बन जाना, तो इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो जैसा कि आप लोगों को मैं जानते हैं कि यहाँ पर
शील्डिंग इफेक्ट भी आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो मैं यहाँ पर बुक पे लिख रही हूँ तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा। जैसा कि आप लोग देखें, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारे पास, हमें पता है, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के इसके साइड पे शेल्स होते हैं, एक एटम के साइड पे शेल्स होते हैं, एक शेल, दूसरा शेल, और जो इनका जो सबसे आखिरी और आउटर मोस्ट शेल होता है उसे क्या कहते हैं हम? वैलेंस शेल, जो कि सबसे एंड पर होता है। तो उसके हर शेल में ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के। तो ना यहाँ पर हर तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ मैं, ये देखें, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तो देखें आप लोग, जो पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। तो जो न्यूक्लियस है ना, जो साइड पे ये इलेक्ट्रॉन्स गिर्द होते हैं ना शेल्स पे, न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पास होगा वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, उसी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी। न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी। और अगर वो न्यूक्लियस से जो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितना दूर होगा उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या न्यूक्लियस की वजह से वो ज़्यादा दूर होगा। एनीवेज ये बात तो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। तो शील्डिंग इफेक्ट का इस पर क्या असर होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाती, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक हो जाती है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन आ गया है उसके सामने, इनर इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ गया है, जिसकी वजह से जो इसकी फोर्स ऑफ न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ना वो उस तक बहुत कम पहुंच पा रही है, क्योंकि जो ये वाला इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल सामने दीवार बन के आ गया या ढाल बन के आ गया, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तक तो जा रही है ज़्यादा, लेकिन जो कम होके ना उसकी तरफ थोड़ी सी जा रही है, जिसकी वजह से इसकी वीकर हो जाती है, न्यूक्लियस की तरफ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग इसको ईज़िली निकाल सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल सकते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी लो होती है, क्योंकि हमारे लिए इसको निकालना आसान होता है, तो हमें एनर्जी भी कम चाहिए होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम चाहिए होती है। तो यहाँ पर जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है, ग्रेटर द शील्डिंग ईजियर इज़ टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जितनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी उतना ही ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। लार्जर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे ना, शील्डिंग इफेक्ट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब शील्ड्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन के सामने इतनी ज़्यादा शील्ड्स आएंगी, इतनी ज़्यादा ढाल बन के आएंगी, दीवार बन के रास्ता रोक देंगी। तो ये जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट। देयरफॉर लोअर इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जितनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जितनी कम शील्डिंग इफेक्ट होगी उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमारे पास क्या है? स्पिन पेयर रिपल्जन। अच्छा, अब हमें ये पता करना है कि स्पिन पेयर रिपल्जन क्या होता है। तो स्पिन पेयर रिपल्जन होता है कि मैं आप लोगों को यहाँ रीडिंग से करके समझा देती हूँ, आप लोगों को साथ साथ समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले यहाँ से इरेज कर देती हूँ। तो हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ स्पिन पेयर रिपल्जन हम पढ़ते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में पेयर होते हैं, ये ऑर्बिटल है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन समझ लो अनपेयर्ड है, ठीक है। The repulsion between them can lead to a slightly lower ionization energy compared to a removing an unpaired electron. देखें, जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना किसी ऑर्बिटल में, तो उनकी रिपल्जन जो है ना, उनकी रिपल्जन की वजह से मीन्स कि उनकी रिपल्जन अगर ज़्यादा होगी, रिपल्जन ज़्यादा होगी तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा।
जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होगी। कि अगर स्पिन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन ज़्यादा होगी और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, और जितना आसान इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, रिपल्जन ज़्यादा होगी तो एनर्जी हमें कम चाहिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम यूज़ होगी। दिस इज़ बिकॉज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इंक्रीज रिपल्जन मेकिंग इट स्लाइटली ईजियर टू रिमूव वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा? क्योंकि जो रिपल्जन है ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में वो ज़्यादा होगी, और अगर जितनी ज़्यादा हमारे पास रिपल्जन होगी ना उतनी ज़्यादा हमारे पास उतनी कम हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जैसे कि रिपल्जन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो और इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रेपल कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि मीन्स के ये इसकी तरफ फोर्स भेजें कि आगे जाओ, जबकि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स इन्हें अपने करीब ला रही है और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हें अपने से दूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिपल्जन, अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन अगर ज़्यादा होगी ना, रिपल्जन अगर ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी, और अगर रिपल्जन थोड़ी कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी। जैसा कि मैग्नीज हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 4s ऑर्बिटल। द आयनाइजेशन एनर्जी टू remove one of these paired electron is relatively lower due to increased repulsion between the paired electron. In contrast, chromium has one unpaired electron in 4s orbital. Removing one of those unpaired electron required more energy to exchange the spin pairing repulsion. अच्छा देखें, उन्होंने बताया कि ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज यहाँ पर तो नहीं है लेकिन ये हाँ मैग्नीज, इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। आधे इसमें से आर्गन में से आ जाएंगे और बाकी हम लोगों के पास यहाँ पे लिखे हैं 3d5 और 4s2। मैग्नीज ना हमारे पास लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी रिपल्जन जो है ना, रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ज़्यादा है, इसकी रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा क्योंकि रिपल्जन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जबकि क्रोमियम में हमारे पास रिपल्जन कम होगी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपल नहीं कर रहे होंगे, अपनी तरफ से, या ज़्यादा रिपल नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला सारा टॉपिक समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल अगले लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक ट्रांजिशन आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना था, पीरियोडिक टेबल नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी। तो अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।